हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 2 फरवरी। देखते हैं करंट न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा आप नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया गया है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आज से दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्लासेस स्टार्ट हो रही है। फाउंडेशन कोर्स में जो बच्चे उनको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स में उनके लिए वही यही वीडियोस होने वाले हैं। जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स के अलावा चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली कोर्सेज ले लें, तो आप इंडिविजुअली चाहे तो बाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत डिटेल से समझाया जाएगा। जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। जिनको मैं ज्योग्राफी लेना ज्योग्राफी ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज है। फाउंडेशन कोर्स जो बिल्कुल नया है उनको मैं यही कहूँगा दोस्तों, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी वीडियो पैक हमारा है, आप 1999 को वो ज्वाइन करिए। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी कोर्सेज आपको ज्वाइन करनी है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमें इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स के बारे में अगर बात करें तो आपको पूरे बेसिक लेवल से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसमें, ठीक है। पेमेंट याद रखिएगा, पेमेंट आपको इसी नंबर पे अगर आपको करना है तो एक ऐप हमारा दिया गया डिस्क्रिप्शन लिंक में, उससे कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस नंबर पे हमें डायरेक्टली पेमेंट करिएगा। किसी और नंबर पे अगर आप पेमेंट करते हो तो वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग्स, राइट। आप इस नंबर पे अगर पेमेंट करते हैं या फिर हमारे ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं तभी हम उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर आपने कहीं और पेमेंट कर दिया किसी और के थ्रू बात करके तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, ये नंबर आप याद रखिए। प्लस आप हमारा डीके साइंस अकेडमी का ऐप है, उसके थ्रू पेमेंट करना है। दो ही मेथड है आपके पास, ठीक है। चलिए, अब करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहला न्यूज़ है दोस्तों जनगणना को लेकर। देखो बजट आया हुआ है, तो बजट को हम क्या करेंगे, कल से अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बजट हम भी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई, क्या क्या फीचर्स है। तो एक बार उसको डिटेल से कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, कल कवर करेंगे उसको कि बजट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। तो जनगणना दोस्तों जो 2021 में होना था, इस बार स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। ये दो फेजेस में होने थे। बेसिकली 20 सितंबर से चालू होना था, फिर एक बार एक फेज दूसरा फेज 21 में होना था। तो सरकार ने दोनों कैंसिल कर दिया है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। तो अब आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे पहले चरण में जनगणना का क्या था कि जो एनपीआर है, ठीक है, उस प्रक्रिया को भी फॉलो करते हुए क्या करना था, हमें 1 अप्रैल से बेसिकली चालू करना था, लेकिन महामारी के चक्कर में नहीं हो पाया। तो इसमें आपके एग्जाम पढ़ने से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, आपको याद होगा 1872 में। अब जो लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम पे दोस्तों हुआ था 1872 में। उसके बाद 10 वर्षीय जनगणना जो हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी 81 में, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा जो 10 साल पे होता है। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो जनगणना का बेसिकली कह सकते हो कि अधिकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए गृह मंत्रालय का दायित्व होता है कि इसको कराए, आप इलेक्शन कराए। और इसके लिए भी वो एक रजिस्ट्रार चूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंसस कमिश्नर या जो कमिश्नर होता है, सेंसस कमिश्नर होता है बेसिकली, ठीक है। जनगणना आयुक्त होता है, तो वो क्या करता है, पूरा इसको करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखो इससे फायदा क्या होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फायदे हो सकते हैं जनगणना के। देखो अगर आपको अपने देश की जनसंख्या पता है तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, स्कीम को हिला सकते हो, राइट। एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हो, शिक्षा कैसे देनी है उसकी प्लानिंग कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होनी है इसकी आप प्लानिंग कर सकते हो। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आपका गृह आवास योजना जो है उसमें कितने लोगों को घर देना, ये आप चेक कर सकते हो। कितने लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ने वाली है, शहर में कितना लोड पड़ने वाला है, ये हमें पता चल जाता है। प्रजनन दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, ये हम पता कर सकते हैं। प्लस बीमारियां कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं बीमारियों से, तो वो सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियाँ कितनी रहती है, कौन कौन से लोग भाषाएं बोलते हैं, ये सारी डाटा हमें मिलती है। और डाटा का हम यूज़ क्या करते हैं, अच्छी अच्छी स्कीम्स लाने में, ठीक है। मिसयूज होता है वो अलग केस है, बट हमारा जो मेन पर्पज होता है वो अच्छी अच्छी स्कीम्स लाके अधिकतम लोगों का आपको भला करना है, बेसिकली मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको देना है, बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जनसंख्या है उनको, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका पर्पज होता है। और आप कौटिल्य का अगर अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उन्होंने ये चीज़ उसमें भी कहा था कि जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौटिल्य के टाइम पे भी किया गया था, या फिर आप कह सकते हो ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है, ठीक है। तो ये अगर कभी कभी पूछ ले तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और अकबर की बात करें तो अकबर के शासनकाल में लिखा गया था दोस्तों आईन अकबरी, तो उसमें भी जनसंख्या को शामिल किया गया था। तो ऐसा नहीं कि हम मतलब अंग्रेज आए तो कुछ नया लेके आए। ऋग्वेद में भी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। अकबर ने किया था, फिर अंग्रेजों ने किया था, फिर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों चाबहार पोर्ट की, ठीक है। सॉरी, चाबहार पोर्ट की बात करेंगे, इसमें ग्वादर को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। चाबहार पोर्ट आपको पता है कि 2016 में भारत ने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया था। कहाँ पे है, ईरान में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने दो कंटेनर उनको क्रेन कंटेनर्स बेसिकली दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है चाबहार पोर्ट। इसके बगल में जस्ट यहाँ पे देखो तो 72 किलोमीटर समुद्र से अगर सीमा देखो तो 72 किलोमीटर पे है ग्वादर। ग्वादर जो है दोस्तों सीपेक का पार्ट है। सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
क्या है नाम, सीपेक। तो चाइना ये रोड बना रहा है जो आपको ग्वादर से होते हुए दोस्तों यहाँ से होते हुए इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद से जो पाकिस्तानी को कश्मीर है उससे होते हुए कासगढ़ तक जाएगा। और ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है, ठीक है, ओबोर का पार्ट भी है। भारत ने इसका अपोज किया था। भारत ने कहा था कि जो हमारा ये टेरिटरी है बेसिकली जो पीओके है हमारी टेरिटरी, इसमें से मत ले जाओ, लेकिन चाइना ने सुनी नहीं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे तो भारत ओबोर का पार्ट नहीं है, इसी को सिल्क रूट भी बोलते हैं कई बार हम लोग, ठीक है। सिल्क रूट बहुत सारे हैं, बेसिकली चाइना का पर्पज ये है कि पूरे वर्ल्ड को रास्ते के थ्रू जोड़ना, सी के थ्रू तो जोड़ ही रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन रास्ते के थ्रू भी जोड़ना, ठीक है। तो अब भारत के लिए चाबहार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत ने यहाँ डेवलपमेंट क्यों किया, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो फैक्ट्स देखो यहाँ पे लिख रखे हैं सारे, तो वो इस पर डिस्कस नहीं करते, मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। जिनको नोट्स बनाना होगा इससे यहाँ से लिख लेगा। मैं आपको बताता हूँ मैप में कि कैसे कैसे हमारे लिए बेनिफिशरी है। देखो इधर है पाकिस्तान, जो हमारे लिए रोड़ा बना हुआ है, ठीक है। कहीं भी अगर हमें जाना, सेंट्रल एशिया में कंट्री में जाना, इधर जाना है तो भी नहीं जाने देता है। तो हम मुंबई से अपना अगर चलते हैं या फिर मान लीजिए गुजरात के पोर्ट से चलते हैं, ठीक है, कांडला से चलते हैं, तो हम जाके कहाँ रुकते हैं, चाबहार पे, ठीक है। अब चाबहार से दोस्तों पूरा एक्सेस हमें यहाँ से रोड के थ्रू मिल जाता है, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो काबुल जाए, कहीं भी जाए अफगानिस्तान में हमें हर जगह एक्सेस मिल जाएगा, प्लस ईरान में हर जगह एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो सेंट्रल एशिया से खनिज वगैरह जो मिनरल्स वगैरह हम लाते हैं वो डायरेक्टली हम कहाँ लेके आ सकते हैं, चाबहार पे। और चाबहार के थ्रू कहाँ जाएगा, इंडिया में। बीच में हमारे को रोड़ा कौन बना, देखो ये वाला एरिया पीओ पाकिस्तान के पास है, राइट, इसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। तो भारत, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, तो ये रास्ता तो हमारा पूरा ब्लॉक कर दिया इन्होंने ना, हमें रास्ते के थ्रू जाने नहीं दिया। तो हमारे पास कहाँ सहारा लेना पड़ा, हमें ईरान के साथ सहारा लेना पड़ा। ईरान का हमने पोर्ट डेवलप किया है जिससे कि हम इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की अगर बात करें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये कौन निकालता है सबसे ज़्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, निकालने वाली जो संस्था है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। कौन निकालता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ये की पॉइंट याद रखें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें कितने मानक पे ध्यान दिया जाता है बेसिकली, ठीक है, कितने मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, तो याद रखिए 12 सर्वेक्षण किया जाता है, 12 टॉपिक्स पे लेके जो सर्वे करते हैं बेसिकली। ये मतलब इन 12 मानकों में देखा जाता है कितने कितने भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें नंबर दिए जाते हैं 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। 0 नंबर आया मतलब अब बहुत ज़्यादा करप्शन है, करप्शन है यहाँ पे, भ्रष्टाचार है। जहाँ अगर 100 के पास पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे करप्शन कम है। 100% तो पहुँचना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अमेरिका जैसे शहर में भी दोस्तों 10% 7% के आसपास करप्शन है, ठीक है। तो मतलब जो 80 के आसपास है, 80 प्लस है, ये मानते हैं कि बहुत अच्छा देश है, ठीक है। तो भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत 180 देशों में पहले 80 रैंक थी, अभी कितना आ गया, 86 रैंक आ गया। और अब चाइना की बात करें तो 78 है, और पाकिस्तान की 144वीं रैंक है, ठीक है। अब टॉप के दोस्तों देशों की बात करें अगर, तो न्यूजीलैंड सबसे अच्छा देश। अगर सीधे साधे लोग की बात करें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, जहाँ पे बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं, करप्शन बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। तो इनको फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, ठीक है, इनको लगभग 85 के आसपास अंक मिले हैं, तो ये भी टॉप 10 में ही है, ठीक है। अब लास्ट के दो देश देख लेते हैं। लास्ट में अगर बात करें तो दक्षिण सूडान और सोमालिया है, ठीक है, सबसे निचले स्तर पे। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जो जो मैंने आपको मतलब हाईलाइट किए हैं ना, वो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। 0 का मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा करप्ट, और 100 के आसपास है मतलब बहुत करप्शन ना के बराबर है। अच्छा, ये करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्यों गिरा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, देखो कोरोना काल में लोगों ने करप्शन बहुत ज़्यादा किया है। आपको पता है कि लोगों ने 20 रुपए के मास्क को 500 600 रुपए में शुरू में बेचे हैं, ठीक है। अभी भले ही हालत हो गई है कि आपको 10 रुपए में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन शुरू में इवन मैंने 450 के मास्क खरीदे थे, वो भी शायद 10 रुपए 20 रुपए के मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसका भुक्तभोगी मैं भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं करप्शन चीज़ें बढ़ी ना वहाँ पे, मानवता को साइड में रख के लोगों ने करप्शन किए। लोगों ने रात रात भर मास्क बनाए, वो भी डुप्लीकेट मास्क जिसको कह लो या जैसे भी कह लो। तो हर हर तरीके का लोगों ने किया। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बस एक पॉइंट बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम चल रहा है, 31 जनवरी 2021 से शुरू किया गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपने बचपन में पोलियो पिया था, बोलेंगे हाँ। उसमें क्या चलता है आपको यही नहीं पता होगा, ठीक है। जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है दोस्तों, ये 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई जाती है, ठीक है। साल में 2 बार टीकाकरण होता है, ये आपको याद रखना है। साल में कितनी बार टीकाकरण होता है, 2 बार, ठीक है। और ये हमेशा रविवार को शुरू होता है, इसलिए रविवार के रूप में पोलियो को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, मनाया भी जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, साल में पोलियो कितनी बार पिलाया जाता है, 2 बार, ठीक है। और एनआईडी बेसिकली क्या करता है, इसका कार्यक्रम बेसिकली जितने भी होते हैं उसको एक तरह से कहते हैं आयोजित करता है बेसिकली, ठीक है। और कितने साल के बच्चों को दिया जाता है, तो याद रखिए 0 से लेके 5 साल।
और साल में 2 बार। ठीक है, तो ये याद रखना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिन्होंने डीकेएस अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन का पैक लेना ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी हमारे वेरियस कोर्सेज है, जो भी आपको ज्वाइन करना कर लीजिए। पेमेंट आप 2 ही मेथड से करेंगे दोस्तों, एक तो ऐप के थ्रू, एक वो इसी मोबाइल नंबर के थ्रू। ठीक है, अकाउंट में जैसे भी आपको पेमेंट करना, मतलब यहाँ जो डिटेल दी गई इसके अलावा आपको ऐप के थ्रू ही बस पेमेंट करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।